नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन पढ़े जी के जिस पे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 3 अक्टूबर को दोस्तों आपका एसएससी सीपीओ का एग्जाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया है, जिसका टाइमिंग 4 PM टू 6 PM था। ठीक है, तो आज के शिफ्ट में आपके जी के जिसके पोर्शन से क्या प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे, और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत में वनस्पति कितनी प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, तो आपको बता दें कि भारत में जो वनस्पतियां है टोटल दोस्तों 5 प्रकार की वनस्पति है जो कि पाए जाते हैं। ठीक है, 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां में आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आता है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आता है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन आता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की जो वनस्पतियां हैं हमारे भारत में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलूँ कि एसएससी 2023 में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 39 शिफ्टों में, एसएससी एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 57 शिफ्टों में, एसएससी सीएचएसएल 2022 का 36 शिफ्ट में, 2023 का आपका 39 शिफ्ट में, और एसएससी एमटीएस का 27 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है जो कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो उन सभी का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, साथ में आपको सीपीओ का पीडीएफ मिलेगा। मात्र 69 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो कि देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रिंटेबल फॉर्म में भी रहेगा, कुछ आपके एग्जामों का पीडीएफ इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके शामिल रहेंगे। तो जिन लोगों को आवश्यकता है वो आप ले सकते हैं। और नीचे 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी एक पर संपर्क करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो संपर्क कर लीजिएगा, और भी जो क्यूरी होगी आपको पीडीएफ से रिलेटेड आपको वहीं पर बता दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता वाला पूछा गया था, वो भी आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जम्मू कश्मीर राइट आंसर होगा, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला आपका राज्य कौन सा है, ठीक है, तो राज्य में दोस्तों आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो ये आपका लक्षद्वीप होगा, और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य पूछेंगे तो दोस्तों आपका बिहार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर भारत की साक्षरता दर की बात करेंगे तो भारत का साक्षरता दर आपका 74.04% आपका पूरे भारत का साक्षरता दर है, जो कि आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि VVR सुब्रमण्यम किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो VVR सुब्रमण्यम है, जो कि दोस्तों आपको बता दें ये आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपका शास्त्रीय नृत्यांगना तो है ही, साथ में आपका विद्वान है, कोरियोग्राफर हैं, शिक्षक है, इंडोलॉजिस्ट हैं, और आपके लेखक भी हैं। ठीक है, वो भारत में और विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे देशों द्वारा उनके सम्मान में कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री लिखी गई है। ठीक है, उनको पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया है 1981 में। ठीक है, 1981 में पद्मश्री का अवार्ड, इसके अलावा पद्मश्री, और 2003 में इन्हें आपका पद्म भूषण का भी अवार्ड दिया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद जो 44 है वो आपका कब शुरू हुआ था। देखिए, इस प्रकार का कोई प्रश्न आपसे देखा गया है तो आपको बता दें कि अनुच्छेद जो 44 है वो दोस्तों आपका भारतीय संविधान का भाग 4 में डीपीएसपी के अंतर्गत आपका या आपका क्या इससे संबंधित है, तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका देखिएगा, शायद आपसे पूछा गया होगा कि अनुच्छेद 44 आपका मतलब किससे संबंधित है, तो आपका यूनिफॉर्म सिविल सर्विस से। ठीक है, यानी आपका समान नागरिक संहिता से आपका ये संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, इसके अलावा पहला राज्य जो आपका अनुच्छेद 44 यानी कि यूजीसी लॉन्च किया, यूजीसी लागू किया है, तो दोस्तों आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा आपका सबसे पहले और पहला राज्य है जो कि आपका समान नागरिक संहिता है, जो कि आपका सुनिश्चित किया है अपने राज्यों में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि 1962 में भारत ने गोवा में लागू पोर्चुगीज सिविल कोड, जो आज गोवा सिविल कोड के नाम से जाना जाता है, उसे अपने गोवा दमन और दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 के सेक्शन 51 के में जगह दी है। ठीक है,
देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपको बता दें अनुच्छेद 77 के तहत कहा गया है कि भारत सरकार की समस्त जो कार्यपालिका होगी उस वो जो कार्यवाही करेगा वो आपका राष्ट्रपति के नाम से करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसके नाम से करेगा, तो राष्ट्रपति के नाम से। यही आपका अनुच्छेद 77 में है जो कि आपका लिखा गया है, वर्णित है हमारे भारतीय संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया 11 मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, इस प्रकार का कोई प्रश्न देखा गया था। तो आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका 2 भागों में विभाजित था, 2 भागों में करके हमारे संविधान में जोड़ा गया था। पहला जो आपको जोड़ा गया था मात्र 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसके बाद आपका एक मौलिक कर्तव्य आपका अलग से जोड़ा गया था। उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51A में संबंधित है, अनुच्छेद 51A में वर्णित है। भाग अगर आपसे पूछा जाए तो भाग 4 का क या 4 का ए में वर्णित है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था पहली बार हमारे भारतीय संविधान में, वो आपका 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1976 में आपका आया था। इसके अलावा एक जो मौलिक कर्तव्य था जो कि आपका बाद में जोड़ा गया था, वो कब जोड़ा गया है, तो आपको बता दें कि वो आपका 6वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि क्या प्रश्न पूछा गया था। देखिए सबसे पहले आपका पूछा गया था, सबसे पहले बारूद और टॉप नहीं है, तोप है, तोप, ठीक है, का इस्तेमाल किसने किया था। तो आपको बता दें कि सन 1330 ईस्वी में यूरोप में तोप का प्रयोग का पक्का प्रमाण मिलता है इतिहास में, ठीक है। कहाँ मिलता है, पूरे विश्व में, तो दोस्तों आपका यूरोप में मिलता है। लेकिन अगर आपसे भारत उपमहाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया होगा तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, उसमें बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था, ठीक है। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लोदी वंश के समय किस इमारत का निर्माण हुआ है, लोदी वंश के समय पूछा गया था। तो लोदी वंश के विषय में आप लोग को मालूम होगा, बहलोल लोदी ने इसका स्थापना किया था, जिसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, ठीक है। इसके अलावा बहलोल लोदी का मकबरा जो कि दिल्ली में है, उसी समय आपका स्थापित किया गया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सम्राट और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, जिसका शासनकाल की बात करेंगे तो 1451 से 1489 एडी का मकबरा है, ठीक है। इसके अलावा 1504 में उसने वर्तमान आगरा शहर का भी नींव रखी थी। किसने रखी थी, तो बहलोल लोदी ने रखा था, ठीक है। आगरा शहर का स्थापना किसने किया, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका बहलोल लोदी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया बास्केटबॉल का पिच का लंबाई कितना होता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो बास्केटबॉल पिच की लंबाई की बात करेंगे तो गोलाकार टोकरी यानी कि सर्कुलर बास्केट या हुप्स को कोर्ट से 3.05 मीटर यानी कि 10 फीट ऊपर रखा जाता है और हुप्स को अंत की लाइन से 1.2 मीटर अंदर रखा जाता है और बास्केट के रिम का व्यास आपका 46 सेंटीमीटर होता है। इसके साथ ही एक खुला हुआ बास्केट बॉल नेट लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले आपको बता दें कि बास्केटबॉल खेल का जो मैदान होता है बिल्कुल सपाट होता है, कठोर सतह होती है और अवरोधों से मुक्त होता है और 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है, ठीक है। तो 28 × 15 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका केरल हो जाएगा। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर आपका जो दक्षिण पश्चिम जो पश्चिमी मानसून आता है तो सबसे पहले वर्षा प्राप्त आपका भारत का केरल राज्य ही करता है। तो राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लोसार उस त्यौहार किस राज्य का है, लोसार त्यौहार। तो लोसर दोस्तों आपको बता दें कि तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व त्यौहार है, ठीक है। तो इसका अगर राज्य भारत का दिया गया होगा तो उसका राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा। साथ में असम के भी कुछ क्षेत्रों में यह मनाया जाता है। बौद्ध धर्म का ये एक त्यौहार है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा जो वीटो पावर होता है वो आपका किस अनुच्छेद के अनुसार वीटो पावर का प्रयोग है जो कि राष्ट्रपति कर सकता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत 3 प्रकार के वीटो पावर या वीटो शक्ति प्राप्त है। पहला आपका है पूर्ण वीटो पावर, ऑब्सोल्यूट वीटो। दूसरा आपका है निलंबन वीटो पावर यानी कि सस्पेंसिव वीटो
और तीसरा है आपका पॉकेट बिट्टो पावर, ठीक है। ये 3 प्रकार का बिट्टो का जो आपका वर्णन किया गया है हमारे संविधान में, वो आपका अनुच्छेद 111 अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया चार्टर अधिनियम 1833 में क्या हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया था। आप लोग को मालूम होगा, एक आपका 1813 का चार्टर एक्ट आया था, एक आपका 1833 का आया था। 1833 में आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो आपका व्यापार खो दिया था, लेकिन चाय और चीनी का व्यापार, ठीक है, सॉरी, चाय और चीन यानी कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को सिर्फ रखा था। 1833 के चार्टर एक्ट में ये चाय और चीन का व्यापार भी आपका इसको समाप्त कर दिया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी तक मात्र इतना ही प्रश्न मिले हैं, ठीक है। बाकी बाद में और भी प्रश्न मिलेंगे, उसको हम PDF में पक्का शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन वहाँ से हो जाइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक है।